दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। म्यांमार में असली सत्ता चूंकि ततमाड़ा के हाथों में है, म्यांमार में चुनाव हो रहा है। यानी कि एक ऐसा इलेक्शन, एक ऐसा लोकतांत्रिक चुनाव जहां पर चुनाव आयोग तक को सेना ने बनाया है, चुनाव के नियम को भी सेना ने बनाया है और बात किया जा रहा है निष्पक्ष चुनाव का। क्या निष्पक्ष चुनाव पॉसिबल है? देखिए, अब इस पर हम पूरा विस्तार से बात करेंगे क्या हो सकता है आगे। चूंकि इलेक्शन का शुरुआत हो चुका है 28 दिसंबर, यानी आज वो तारीख है 28 दिसंबर 2025 जब इलेक्शन शुरुआत हो चुका है। टोटल 3 फेजेज होंगे इलेक्शन का। 3 फेजेज में ये इलेक्शन होने वाला है और जनवरी में इसका अंतिम चरण होगा। चूँकि कुल 3 चरण में चुनाव होना है, तो उसके बाद एक नई सरकार का गठन होगा, यानी कि नए प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। वहाँ की प्रमुख राजनीतिक जो हस्ती हैं आंग सान सूची, वो 2021 से ही जेल में है। एक्चुअली हुआ क्या था कि फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता अपने हाथों में हथिया लिया था और इंटरनेशनल प्रेशर कहें या जो भी कहें, आज 5 साल बाद फिर से वहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। जो लास्ट इलेक्शन था अंतिम बार, वो 2020 में हुआ था। अगर वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो आंग सान सूची जेल में है। इन्हें 24 साल के कारावास का सजा हुआ था, वो डिटेंशन सेंटर में है। उनका जो राजनीतिक पार्टी है NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसको चुनाव से बाहर रखा गया है। सिर्फ NLD ही क्यों, NLD के अलावा जो अन्य जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं 2020 के चुनाव में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वैसी 20 से भी ज़्यादा पार्टियों को इस इलेक्शन से बाहर रखा गया है और उस हालात में यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ता जेल में हैं। तो ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल एक दिखावा जैसा ही प्रतीत होता है। हालांकि अभी हम पूरा डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस इलेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर कुल 330 वहाँ पर सीटें हैं और जिसमें 65 पर इलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर पूरे देश की बात किया जाए तो चूँकि पूरे देश पर जुंटा का कंट्रोल नहीं है, जुंटा यानी कि सैन्य शासन यानी ततमाड़ा का कंट्रोल नहीं है। ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, ये नक्शा से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने भाग पर जुंटा का कंट्रोल है। चूँकि 2021 में जब सैन्य तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद गृह युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया था। हम गृह युद्ध की कहानी को थोड़ा और समझेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि 2021 में यहाँ पर एक सिविल वार स्टार्ट हो गया था म्यांमार में और अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग जगह को अभी कंट्रोल कर रहे हैं। जो लाइट वाला कलर आपको दिख रहा है, ये वो इलाका है जहाँ पर जुंटा का कब्जा है, यानी कि जुंटा के कंट्रोल वाला एरिया है और इस एरिया में ही एक्चुअली इलेक्शन हो सकता है। बाकी एरिया में कई अलग अलग जो एथनिक ग्रुप है, एथनिक राइवल्स ग्रुप हैं, जातीय सशस्त्र समूह हैं, उनका कंट्रोल है। तो खैर, जुंटा का ये कहना है कि हम 330 स्थानों पर इलेक्शन कराने वाले हैं और 65 पर ही इलेक्शन नहीं कराएंगे। जबकि अगर वास्तविक स्थिति की बात किया जाए तो जो इलाका आप मैप में भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जुंटा के कंट्रोल में बहुत बड़ा इलाका है ही नहीं। जबकि जुंटा का कहना है कि नहीं, मैक्सिमम जो इलाका है वो मेरे कंट्रोल में है, कुछ ही इलाकों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कोई मुख्य जो राजनीतिक पार्टी है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। एक पार्टी का नाम है और इस पार्टी का नाम है यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी। यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी। और ये जो पार्टी है ये सेना के द्वारा समर्थित पार्टी है। ये वर्तमान इलेक्शन में खड़ी होने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है। और चूंकि इलेक्शन अब शुरू हो चुका है, ज़्यादातर लोग उम्मीद जैसा है वोट डालने जाएंगे ही नहीं, तो यही वो राजनीतिक दल है जो सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने वाला है, ऐसा अनुमान कयास लगाया जा रहा है। यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी। चूँकि इलेक्शन में जो मुख्य पार्टियां हैं वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक अगर EVM की बात किया जाए तो इस इलेक्शन में EVM का तो यूज़ हो रहा है, बट EVM में नोटा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जुंटा सरकार को भी पता था कि ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें मैक्सिमम लोग अगर नोटा का ऑप्शन रहता तो वो नोटा में ही मतलब नोटा को ही प्रेस करते। इस नोटा के ऑप्शन को ही हटा दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं वहाँ के जातीय सशस्त्र समूहों के बारे में, क्योंकि वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। आपको पता ही होगा, सिविल वार जो ख़ास तौर पे 2021 के बाद उसने एक बड़ा एरिया कैप्चर किया। गृह युद्ध को समझे तो थोड़ा सा कहानी को हम लोग पीछे चलकर समझते हैं। 1948 वो समय जब म्यांमार एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में सामने आता है, अंग्रेजों की दास्ता से वो मुक्त होता है। उसके बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का स्थापना होता है, यानी वहाँ पर लोकतंत्र आता है। ये बात है 1948 का। जैसे तैसे लोकतंत्र चलता है 1962 तक।
हालांकि 1948 से 1962 के बीच भी गृह युद्ध यानी सिविल वार कुछ छिटपुट इलाकों में चल रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1962 के बाद 1962 से लेकर के 2011 तक जो वहाँ शासन है वो ततमाडा के कंट्रोल में रहा। ततमाडा यानी लोकल भाषा में, जो बर्मा का म्यांमार का लोकल भाषा है, वहाँ ततमाडा का मतलब होता है जुंटा, जुंटा का मतलब होता है सैन्य शासन, यानी कि सैन्य अधिकारियों के ग्रुप के द्वारा चलाया जाने वाला शासन जिसका एक हेड होता है। और ये जो पीरियड रहा 2011 1962 से 2011 तक, इस बीच सिविल वार काफ़ी व्यापक स्तर पे म्यांमार में फैला रहा। इसके बाद आता है लोकतंत्र की बारी। 2010 में वहाँ पर इलेक्शन होता है और 2010 में इलेक्शन हुआ, फिर 2015 में इलेक्शन हुआ और 2020 में इलेक्शन हुआ। यानी 2010 के बाद से लेकर 2020 तक वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार रहा। इस बीच अगर इस टाइम पीरियड की बात करें 2010 से लेकर के 2020 तक, तो गृह युद्ध बहुत ही छिटपुट इलाकों में रहा। 2020 के बाद का कहानी तो मैंने आपको बताया ही कि 2020 के बाद वहाँ पर फरवरी 2021 में एक्चुअली क्या होता है, फरवरी 2021 में फैब 2021 में जुंटा सरकार आती है और आंग सान सूची का जो सरकार चूँकि गठित हो रहा था, 2020 के इलेक्शन में भारी भरकम सीटें मिला था आंग सान सूची की जो पार्टी है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, उन्होंने सत्ता संभाल वो नहीं पाई, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। तो 2021 से ही यहाँ पर म्यांमार में जुंटा का सरकार है और 2021 के बाद गृह युद्ध फिर पहले जैसा भड़क चुका है, जो 2011 के पहले तक कई इलाकों में व्यापक तौर पर फैला हुआ था। यहाँ पर एक और टर्म है जिसे आप अच्छी तरह से समझ लें, जातीय सशस्त्र समूह। देखिए इस मैप को दोस्तों एक बार आप फिर से देख लीजिए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कितना रीजन पर किसका कंट्रोल है। जो लाइट कलर में आपको एरिया दिख रहा है वहाँ पर जुंटा का कंट्रोल है, जबकि जो डार्क रीजन है वहाँ पर अलग अलग जातीय सशस्त्र समूहों का वहाँ पर कंट्रोल है, यानी अलग अलग एथिकल जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनका कंट्रोल है। अब ये जो जातीय सशस्त्र समूह है इसका क्या मतलब है? जातीय समूह का मतलब पहले आप समझिए, जातीय समूह का मतलब क्या हुआ? जातीय समूह को इंग्लिश में कहा जाएगा इथिकल ग्रुप। क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा इथिकल ग्रुप। अगर इथिकल ग्रुप की परिभाषा की बात किया जाए तो इसका परिभाषा का जो क्राइटेरिया है वो हर जगह अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारे देश भारत में बात किया जाए तो हमारे देश भारत में इथिकल ग्रुप कौन है? जो नॉन हिंदू पॉपुलेशन है हमारे देश में, नॉन हिंदू जो पॉपुलेशन है हमारे देश में वो इथिकल ग्रुप है। जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, यानी कि हमारे देश में जो इथिकल ग्रुप है यानी कि जातीय समूह वो धर्म के आधार पर मुख्यतः डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे देश में, जैसे कि नागाज हो गए या जो भी अलग अलग आदिवासी समूह है, वो भी क्या है? वो भी एक जातीय समूह है, यानी कि एथनिक ग्रुप है वो। अगर दोस्तों म्यांमार की बात किया जाए तो, और इवन म्यांमार ही क्यों, अलग अलग रीजन में, दुनिया के अलग अलग देश में इथिकल ग्रुप का जो क्राइटेरिया है यानी जातीय समूह का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। कहीं पर भाषा के आधार पे होगा, कहीं पर भाषा के आधार पे होगा, तो कहीं धर्म के आधार पे होगा, कहीं पर क्षेत्र के आधार पे होगा। जैसे हमारे देश में हमने देखा कि धर्म के आधार पे है, जो नॉन हिंदू है वो इथिकल ग्रुप है। इसके अलावा ट्राइबल पॉपुलेशन वो इथिकल ग्रुप है, यानी उनका एक अलग पहचान होता है, उनका एक अलग कल्चर होता है। अगर बात किया जाए म्यांमार का, तो म्यांमार का इस नक्शा को आप देखिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक लोकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, चीन। चीन वहाँ का एक स्टेट है। यहाँ पर हर्षईकार है चीन में, और जो चीन देश है तो वो दीर्घईकार से हिंदी में लिखाता है। तो ये चीन है, वहाँ का एक प्रोविंस है, वहाँ का एक स्टेट है। चीन वहाँ का एक इथिकल ग्रुप भी है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इथिकल ग्रुप के आधार पर, उसके नाम पर एक स्टेट का नाम भी रखा गया है। यानी कि वहाँ पर जो एथनिसिटी है, यानी जातीय समूह का वर्गीकरण वहाँ पर जो किया गया है म्यांमार में, तो वो मुख्यतः रीजन के आधार पर किया गया है, क्षेत्र के आधार पर किया गया है। इसके अलावा और किस बेसिस पे किया गया है इथनिसिटी को? इसके अलावा जो पहले अभी हमने बताया कि क्षेत्र के आधार पर यानी कि रीजन के बेसिस पे वहाँ पर इथनिसिटी। इसके अलावा धर्म के आधार पर भी कुछ जो एथनिक ग्रुप है म्यांमार में वो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं, जबकि मैक्सिमम बौद्धिस्ट हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल कल्चर है यानी कि जो संस्कृति है उसके आधार पर भी इथनिक ग्रुप वहाँ पर डिवाइडेड है। और अंग्रेज़ों के समय ये जो इथनिसिटी का जो भावना है वो और ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों का तो भाई आपको समझ में आता है, उनका तो सोच ही था
डिवाइड एंड रूल का। अगर बात किया जाए यहाँ के एथनिक ग्रुप्स का, तो सबसे मुख्य एथनिक ग्रुप्स बर्मन है, जिनका आबादी सबसे ज़्यादा है, लगभग 70% आबादी बर्मन है एथनिक ग्रुप के अंतर्गत। इसके अलावा चीन है, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पर एथनिक ग्रुप है, मुख्यतः 135 ये टोटल एथनिक ग्रुप है, और इसमें 8 एथनिक ग्रुप इम्पॉर्टेंट है, मेन है, और उसमें भी सबसे बड़ा आबादी बर्मन का है, लगभग 70%। अब ये वहाँ पर यानी कि बर्मा में जो अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं वो हथियारबंद अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, और म्यांमार के अलग अलग रीजन में अलग अलग एथनिक ग्रुप का कंट्रोल है। यानी कि वहाँ गृह युद्ध जैसा हालात है, और कम से कम 2021 के बाद ये गृह युद्ध एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचा हुआ है। तो ऐसे में जहाँ पर अभी गृह युद्ध जैसे हालात हैं या अलग अलग एथनिक्स ग्रुप का कंट्रोल है, उन इलाकों में तो वोटिंग हो नहीं पाएगा। ये तो आप इस बात को तो आप भी समझ सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वोटिंग का जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड है, और जहाँ पर वोटिंग हो भी रहा है तो वो बंदूक के साए में वोटिंग हो रहा है, और बंदूक के साए में लोकतंत्र पनप नहीं सकता है। दोस्तों जरा अब आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है म्यांमार, ये है हमारा देश भारत, और ये है चीन। दोस्तों यहाँ पर नक्शा में आपको दिख रहा है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि CMEC, जस्ट लाइक CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ही तरह चाइना म्यांमार के रास्ते समुद्र तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। यानी कि चीन के मुख्य भूमि से वो बे ऑफ बंगाल, अंडमान सागर यानी कि हिंद महासागर तक वो एक शॉर्टकट रास्ता तलाश रहा है। अब चाइना का यहाँ पर इंटरेस्ट इसी वजह से है, आए दिन खबरों में आप लोग सुनते होंगे कि चीन ऐसा कर रहा है, चीन जुंटा को सपोर्ट कर रहा है, या चीन एक फलाने एथनिक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो चीन का मोटो क्या है? चीन का मोटो है कि किसी तरीके से यहाँ पर CMEC वो कंप्लीट हो जाए। जब यहाँ पर गृह युद्ध का शुरुआत हुआ था, यानी कि गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? लेटेस्ट गृह युद्ध का शुरुआत हुआ 2021 में। तो चीन का जो सरकार है वो जुंटा को तो सपोर्ट कर ही रहा था, जुंटा को भी हथियार दे रहा था, और अलग अलग जो वहाँ पर एथनिक ग्रुप सक्रिय हैं उनको भी वो वेपन्स दे रहा था, हथियार दे रहा था। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जब चीन अपने इस CMEC को लेकर ज़्यादा एक्टिव हुआ, तो उसने जुंटा को सपोर्ट करना बढ़ा दिया। यानी जुंटा के समर्थन में वो ज़्यादा मतलब एग्रेसिव तरीके से जुंटा को सपोर्ट करने लगा, जुंटा को हथियार वगैरह का सप्लाई ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि चीन के नज़र में जुंटा इस रीजन में एक स्टेबिलिटी ला सकता है, और इस रीजन में अगर स्टेबिलिटी आता है तो वो जो उसका CMEC प्रोजेक्ट है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चीन यहाँ पर अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से सोचता है। यहाँ पर इलेक्शन हो या सेना का सरकार हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दोस्तों चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो यहाँ का जो इलेक्शन हो रहा है म्यांमार में, ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। ये आपको भी अभी तक समझ में आ गया होगा। यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन एजेंसी और कई वेस्टर्न कंट्री ने पहले ही कहा था कि ये फेयर और फ्री इलेक्शन बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे चुनाव को वैश्विक मान्यता मिलना मुश्किल है, ये आप भी समझ रहे हैं। और जितना मैंने बात अभी तक आपको समझाया उस बेसिस पर आप भी ये समझ रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। दोस्तों इसके बाद अब हम जरा समझना चाहते हैं समाधान के बारे में, कि आखिर समाधान क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। देखिए, अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सेना का राजनीति से हटना होगा। जस्ट अमेजिंग, हालांकि जो हालात है उससे ये बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि सेना वहाँ के पॉलिटिक्स से हटने वाला है। सेना ही राजनीति में पूरी तरीके से छाया हुआ है। देखिए, लोकतंत्र की पहली शर्त है सेना का सत्ता से पीछे हटना और नागरिक सरकार को पूर्ण अधिकार मिलना। देखिए, आज तक जितने भी लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं, चूँकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 1948 से लेकर 1962 तक, और फिर 2011 से लेकर के 2021 फरवरी तक, इस दौरान लोकतांत्रिक सरकारें रही थी। लेकिन इस दौरान भी लोकतांत्रिक सरकारों पर सेना का प्रभाव रहा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र पूरी तरीके से वहाँ बहाल हो जाए, नागरिक सरकार को पूर्ण अधिकार मिल जाए, ये एक काल्पनिक विचार जैसा ही प्रतीत हो रहा है। हालांकि समाधान तो यही है, अब देखना है कि आगे क्या होता है फ्यूचर में। दोस्तों, अगर और समाधान की बात किया जाए तो सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। वहाँ की सबसे जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी है NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसके अलावा अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है। इन मैक्सिमम बड़ी पार्टियों को बैंड कर दिया गया है। तो उनको चुनाव लड़ने दिया जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, तभी तो चुनाव का कोई मतलब होगा।
वरना चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब जैसे कि वहाँ की जो सबसे प्रमुख नेता है आंग सान सूची, अब ये आंग सान सूची अभी नज़रबंद है, ये जेल में बंद है, इनको 24 साल का कारावास का सज़ा सुनाया गया है। ये स्टेट काउंसलर भी रही थी, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेट काउंसलर रही थी 2016 से 2021 तक। अब ये स्टेट काउंसलर क्या होता है, ये प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट ही एक पोस्ट होता है, यानी कि वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है स्टेट काउंसलर का। तो हेड ऑफ स्टेट ये थी 2016 से 2021 तक, अभी तो फिलहाल वो जेल में है। तो कहने का मतलब है कि अगर जब तक सभी राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, राजनीतिक कैदियों की रिहाई नहीं होती है, तब तक इलेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके अलावा दोस्तों अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, समाधान का अगला स्टेप क्या हो सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में चुनाव होना चाहिए, यूएन या एशियान का निगरानी होना चाहिए। और ये जो इलेक्शन कमीशन है उसका म्यांमार का, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन वहाँ की सेना, वहाँ की जुंटा के द्वारा बनाया गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं उस इलेक्शन कमीशन का जो सोच है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसमें क्या पारदर्शिता रहेगा। इसके अलावा अगर सॉल्यूशन में अगला स्टेप पे बात किया जाए, तो चूंकि वहाँ पर कई सारे एथिकल ग्रुप हैं, ठीक है, एथिकल ग्रुप, और वो भी कैसे हैं, एथिकल ग्रुप आर्म्ड हैं, यानी कि वो हथियारों से लैस है, उनके अलग अलग रीजन पे कंट्रोल है। तो इन एथिकल ग्रुप्स के लीडर प्लस जुंटा, यानी वहाँ का जो सैन्य शासन है उसके हेड, प्लस जो एनएलडी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और बाकी राजनीतिक पार्टियाँ, इनके बड़े लीडर्स आपस में बैठकर संवाद करें, एक नेशनल डायलॉग करें, एक मंच पर बैठकर बात करें, जिससे शांति स्थापित होगा। और बिना शांति के चुनाव सिर्फ एक कागजी प्रोसेस भर रह जाएगा। तो ये सब करने की वहाँ पर आवश्यकता है, और ये जो स्टेप्स है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, ये होता हुआ बिल्कुल ही दिख नहीं रहा है। अब दोस्तों आगे हम ये सोचते हैं कि अगर वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होता है, जिसकी संभावना न के बराबर है, और वो चुनाव अगर निष्पक्ष हो भी गया तो उसका कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम ही बना दिया गया है। जो बिग पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो इस चुनाव का क्या मतलब रह गया। जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं आंग सान सूची, वो जेल में बंद है। उनकी पार्टी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए, जो एनएलडी पार्टी है, तो मैक्सिमम चुनावों में 80% से ज़्यादा उन्हें वोट मिला था। तो जो पार्टी इतनी लोकप्रिय है वहाँ पर, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो चुनाव तो ऐसे ही वो निष्पक्ष रहे या क्या रहे, उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव का तो हम बात उस समय न करेंगे कि वो पार्टी भी शामिल है और उसमें फिर धांधली वगैरह का कुछ मतलब जो चुनाव हो उसमें कुछ धांधली वगैरह हो। तो बड़ी बड़ी पार्टियां तो इसमें भाग ही नहीं ले रही हैं, उन पर तो बैंड लगा दिया गया है। साथ ही साथ नोटा का जो ऑप्शन है उसको भी हटा दिया गया है। तो ये तो कुछ ऐसा हालात है, जस्ट अमेजिंग करें, कल्पना करें कि अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो क्या फ़ायदा होगा। भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश जैसे जो भी पड़ोसी हैं उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी देश चाहता है कि उसके बगल का जो देश है वहाँ पर शांति बना रहे। क्योंकि अगर कोई भी जो देश है, किसी भी देश का जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, तो उसका असर पड़ोसी देश पर भी पड़ेगा। जैसे कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा वहाँ पर, यानी कि उस देश से दूसरे देश में आतंकी आ सकते हैं, तस्करी को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स है अगर किसी देश के बगल वाले देश में डिस्टर्बेंस वगैरह रहता है तो। इसके अलावा शरणार्थी संकट में भी कमी आएगा अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आता है म्यांमार में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लिए कैसे बेनिफिशियल है अगर वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनता है। अभी तो हालात क्या है आपने समझ लिया है। अगर वहाँ पर लोकतंत्र का बहाली होता है, या इवन देखिए अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ अगर लोकतंत्र नहीं भी है तो भारत को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भारत को क्या चाहिए, भारत को चाहिए वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। अगर वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो तो भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगा। अब ये भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो भारत का पॉलिसी हुआ करता था लुक एट ईस्ट, ठीक है, यानी कि पूरब की ओर देखो। पूरब की ओर देखो कहने का मतलब है कि जो ईस्ट एशिया के देश हैं या जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करना हर लेवल पे, चाहे वो कल्चरल लेवल हो, ट्रेड के लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, हर लेवल पर संबंधों को मजबूत करना। अब इसके तहत भारत सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट है। भारत सरकार का मेगा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, एक रोडवेज का निर्माण करना, एक सड़क का निर्माण करना।
वो सड़क भारत से पहले जाएगा बांग्लादेश, भारत से जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट जो हिस्सा है हमारे देश का वहाँ जाएगा, उसके बाद म्यांमार जाएगा और आगे थाईलैंड, फिर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन देशों तक जाएगा। तो ये जो रास्ता है ये बांग्लादेश से होकर जा रहा है, साथ ही साथ ये रास्ता म्यांमार से होकर जा रहा है। तो म्यांमार में स्टेबिलिटी रहना इसलिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात किया जाए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में अगर दोस्तों बात किया जाए तो 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर भारत का म्यांमार के साथ लगता है। और अगर म्यांमार में डिस्टर्बेंस है तो बॉर्डर एरिया पर एक सिक्योरिटी इशू का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर दोनों देशों का रिश्ते और मजबूत होते हैं तो व्यापार और कनेक्टिविटी में भी बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा वहाँ की जनता को फ़ायदा होगा अगर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। हालांकि देखिए अब एकदम क्लियर सा बात है, जुंटा चूँकि यहाँ पर इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन में बड़ी पार्टियाँ हैं नहीं, तो लोकतांत्रिक सरकार अगर आता भी है तो ये लोकतांत्रिक सरकार पूरी तरीके से जुंटा के विदिन ही काम करने वाला है। ये एकदम क्लियर और स्पष्ट बात है। अब देखना है मानवाधिकारों की बहाली हो सकती है अगर डेमोक्रेटिक सरकार आता है, और जो होता हुआ बिल्कुल ही दिख नहीं रहा है। तो ये जस्ट एक अमेजिंग ही कहा जाए, जस्ट एक काल्पनिक सोच कहा जाए। आर्थिक सुधार और निवेश को भी फ़ायदा मिलेगा अगर वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन उस देश पर लगाए गए हैं, तो उसमें कमी आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और म्यांमार का जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें सुधार होगा। दोस्तों मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं हिंदी में। मैं आपके करंट अफेयर्स की जानकारी को बूस्ट कर सकता हूं, बस आप हमारे साथ बने रहें। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं म्यांमार चुनाव की, जो केवल एक देश का आंतरिक मामला ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की राजनीति और भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। और ये कैसे दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति और भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस पर हमने अभी जस्ट बात किया। देखिए म्यांमार वही देश है जहां 2021 में सेना ने तख्ता पलट किया, आंग सान सूची की सरकार को हटाया गया, लोकतंत्र को कुचल दिया गया, और अब क्या हो रहा है, अब वहां पर इलेक्शन हो रहा है। दोस्तों म्यांमार का चुनाव केवल एक तारीख नहीं, यह लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई है। आपका क्या मानना है, क्या सेना सच में लोकतंत्र लौटने देगा म्यांमार में, या सेना का सत्ता में बने रहने का ये कोई एक तरीका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।